अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे और आजकल हम और आप बाकी तमाम लोग भी जिस महफ़िल में भी जाते हैं, जहां भी बातचीत हो रही होती है, सबसे ज़्यादा गुफ्तगू इस मौजू पर होती है कि क्या पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करने वाला है। और कुछ लोग तो यकीन से कहते हैं कि वाक़ई करने वाला है। कुछ माहिर मौशियात भी हमें बता रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर सकता है और अगर खुदा न खास्ता ये सूरत हाल बनती है तो मुल्क किस तरह से आगे जाएगा, मुल्क को क्या नुकसानात उठाने पड़ेंगे और एक आम आदमी पर इसके क्या असरात मुरतब होंगे, वो कितने ख़तरनाक और भयानक होंगे और एक आम आदमी को इस सूरत हाल में क्या करना चाहिए। अगर मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो अपनी सेफ्टी के लिए और अपने आगे बेहतर हालात के लिए एक इंसान को और मिनिमम नुकसान उठाने के लिए क्या करना चाहिए है, चूँकि बहुत सारे लोगों को फिर मैक्सिमम नुकसान इस पूरी सूरत हाल में उठाना पड़ सकता है। तो ये डिफ़ॉल्ट की आसान लफ्ज़ों में डेफ़िनेशन, इसके असरात और एक हिस्ट्री है डिफ़ॉल्ट ममालिक की, कौन-कौन से ममालिक कब-कब डिफ़ॉल्ट हुए, ये मुख्तसरन इस वीडियो में आपके सामने मैं रखता हूँ तो आपको समझने में आसानी हो सकेगी कि आगे आने वाले हालात कितने संगीन हो सकते हैं और उनमें आप तमाम लोगों को क्या-क्या स्टेप्स लेने चाहिए हैं। तो एक आसान सी मिसाल देकर डिफ़ॉल्ट के मायने आपको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपने अक्सर ये सुना होगा मुख्तलिफ़ लोगों से कि फ़लाँ शख्स बैंक डिफ़ॉल्टर है, फ़लाँ शख्स डिफ़ॉल्टर हो गया है फ़लाँ इदारे का। तो जनाब ये जो मुल्क डिफ़ॉल्ट होते हैं उनकी मिसाल बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम और आप या कोई और शख्स बैंक से कोई भी प्रोडक्ट उसकी लेता है और या पर्सनल लोन लेता है या वो गाड़ी लेता है या वो होम फाइनेंस करवाता है और उसकी एक मखसूस किस्त मुकर्रर हो जाती है कि उसको 3 साल में या 5 साल में या 20 साल में इतनी किस्त पे करनी है। उसमें जनाब उसके मुख्तलिफ़ जो काइबोर और वो जो बैंकिंग टर्म्स होती हैं उसमें उसका रेंटल अलाउंस और वो सारी चीज़ें और उसमें इंटरेस्ट वगैरह वो सब शामिल होते हैं। तो बैंक हर महीने वो आपसे बाकायदगी के साथ वसूल करता है। तो जनाब अब आप 3, 4, 5, 6 माह तक ये वो किस्त बड़ी आसानी के साथ देते हैं। फिर कोई कैफ़ियत ऐसी हो जाती है, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि आप वो किस्त नहीं दे पाते और फाइनेंशियली आप थोड़ा बहरान का शिकार हो जाते हैं और एक क्रंच में, फाइनेंशियल क्रंच में मुब्तला हो जाते हैं। तो आपकी पोजीशन ऐसी नहीं होती कि आप वो किस्त अदा कर सकें। तो आप बैंक को इन्फॉर्म करते हैं या किसी और मुतल्लिका इदारे, किसी और रेलेवेंट इदारे से आपने लिया हुआ हो कर्ज़, आप उसको इन्फॉर्म करते हैं कि जी मैं अभी ये कर्ज़ अदा नहीं कर सकता। तो वो थोड़ा आपको टाइम दे देता है 15-20 रोज़ का इज़ाफ़ी। 15-20 रोज़ में नहीं बात बन पाती तो आप उससे कहते हैं कि मुझे 2-3 माह का वक़्त दिया जाए। वो 2-3 माह का वक़्त आपको मिल जाता है, लेकिन आप उस फाइनेंशियल क्राइसिस से अगर नहीं निकल पाते तो 2-3 माह बाद भी आप अगर नहीं अपनी किस्त को या उस पूरे अमाउंट को अदा कर पाते तो बैंक आपको डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर करता है और फिर आपसे वो जो चीज़ होती है वो पूरा अमाउंट और वो चीज़ फिर वो लीगल नोटिस के ज़रिए और फिर वो उससे वापस हासिल करने के लिए हर वो कदम उठाता है जो कि उसके इख्तियार में होता है। यानी वो अपना पैसा और अपनी प्रोडक्ट वापस हर हाल में लेता है और अगर नहीं लेता तो फिर आप, अगर आप गायब हो जाते हैं कहीं या वो चीज़ समेत आप नज़र नहीं आ रहे होते या कहीं रुपोश हो जाते हैं, छुप जाते हैं, तो फिर आपके ख़िलाफ़ बात केसेस तक चली जाती है। यानी कानूनी तरीक़ों से भी फिर आपको वो चीज़ वापस करनी ही पड़ती है। तो बिल्कुल यही सिचुएशन, इसी से मिलती-जुलती सूरत-ए-हाल मुल्कों की भी होती है कि जब मुल्क अपने दोस्त ममालिक से या कुछ और फ़ॉरेन स्टेट से या कुछ जो बड़े-बड़े बैंक्स हैं, IMF है और जो दीगर बैंक्स बने होते हैं जो कर्ज़ा देते हैं, उनसे जब आप कर्ज़ लेते हैं तो वो आप बाकायदगी के साथ इंटरेस्ट के साथ वापस करते रहते हैं। लेकिन जब आप एक फ़ाइनेंशियल क्रंच में आते हैं, यानी कंट्री एक फ़ाइनेंशियल क्रंच में आती है, तो वो किस्तों की अदायगी के काबिल नहीं होती। जब वो वापस नहीं कर पाती तो फिर इस तरह डील की जाती है कि थोड़ा वक्त मांगा जाता है, 3 माह का, 6 माह का, कभी वक्त मिल जाता है, कभी नहीं मिलता। लेकिन एक आखिरी मौका ऐसा आता है कि जब वो तमाम मोहलत ख़त्म हो जाती है और फिर IMF या दीगर तमाम ममालिक आपसे ये मुतालबा करते हैं कि आप वो कर्ज़ फ़ौरी तौर पर अदा करें, किस्त की अदायगी के लिए हम मज़ीद आपको मोहलत नहीं दे सकते। तो वो मौका होता है, वो लम्हा होता है कि जब आपको इंटरनेशनल मार्केट में डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है और इसके नुकसानात सबसे पहले मुल्क को क्या होते हैं, आपकी जनाब क्रेडिट रेटिंग को नीचे डाल दिया जाता है। यानी दुनिया भर में जो आपका एक एतमाद होता है, एक इमेज होता है, वो ख़त्म हो जाता है। जब वो ख़त्म हो जाता है तो कोई मुल्क या कोई इदारा आपको कर्ज़ नहीं देता। जब आपको एक कर्ज़ कोई नहीं देता तो फिर आपके जो अंदर मुल्क के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर के सारे मंसूबे होते हैं, जो सारे प्रोजेक्ट्स चल रहे होते हैं, वो सारे रुक जाते हैं। जब वो सारे रुक जाते हैं तो उनकी न सिर्फ कॉस्ट बढ़ती है बल्कि जो अमाउंट उस पर लग चुका होता है वो भी सब ज़ाय हो जाता है। तो ये तमाम ख़तरात होते हैं जो कि मुल्क को दरपेश होते हैं डिफ़ॉल्टर होने की सूरत में। अच्छा, अब इनसे कैसे हालात को बेहतर बनाया जा सकता है? क्या डिफ़ॉल्ट होने के बाद सर्वाइव किया जा सकता है या नहीं? इस पर थोड़ी-सी हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि आज तक, यानी सन 2022 तक तकरीबन 146 ममालिक अभी तक
डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं और ज़ाहिर है कि 150 के करीब ममालिक की फ़हरिस्त है और हम बहुत पुरानी इस फ़हरिस्त में नहीं जाते। अगर सिर्फ़ और सिर्फ़ आप पिछले 35 साल की बात कर लें, 1987 से 2022 तक, तो जनाब 1987 में जो मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ उसका नाम था जनाब नॉर्थ कोरिया। अच्छा, 1988 अगले साल एक और मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ, वो था रशिया। फिर जनाब आप थोड़ा-सा आगे चलें तो 1994 में मेक्सिको डिफ़ॉल्ट हुआ। फिर थोड़ा आप और आगे चलें तो 2001 में एक्वाडोर डिफ़ॉल्ट हुआ। फिर 2015 में ग्रीस डिफ़ॉल्ट हुआ। फिर 2017 में वेनेज़ुएला डिफ़ॉल्ट हुआ। तो ये वो तमाम ममालिक हैं जो कि डिफ़ॉल्ट हुए, लेकिन उसके बाद ये सँभले, अपनी गलतियों से इन्होंने सीखा और अपनी पोज़ीशन को इन्होंने फिर बेहतर किया। अच्छा, 1939 से पहले अगर मैं आपको बताऊँ, ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन उससे पहले स्पेन 15 बार डिफ़ॉल्ट हुआ है। 15 बार वो मुल्क डिफ़ॉल्ट हुआ, लेकिन फिर उसने अपने आप को सँभाला और अपने हालात बदलने के लिए अमली तौर पर इक़दामात किए। तो अब जनाब डिफ़ॉल्ट की सूरत में जो पाबंदियाँ आप पर लग जाती हैं, जब आपकी क्रेडिट रेटिंग्स नीचे चली जाती हैं, जब फिर ज़ाहिर है कि आप कोई जो मुल्क ममालिक होते हैं, वो किसी मुल्क की कोई ज़ाती किसी शख़्स की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी या इस तरह की चीज़ें लेके तो अपना नुकसान पूरा कर नहीं सकते, तो फिर उनकी नज़रें होती हैं मुल्की एसेट्स पर। फिर वो मुल्की एसेट्स जो कि आपके मुल्क की हिफाजत की ज़मानत होते हैं, उनको आपसे लेने की कोशिश की जाती है। तो सोचें कि कितना बड़ा मुल्क नेशनल सिक्योरिटी का ये इशू हो सकता है। और जो पाबंदियाँ आप पर आयद की जाती हैं, वो कमोबेश वही हैं जो कि पिछले 20 साल से ईरान पर आयद की गई हैं और ईरान उन पाबंदियों के साथ सर्वाइव कर रहा है। सब पूरी दुनिया में वाज़ेह है कि किस तरह से वो इन तमाम पाबंदियों के साथ भी आगे बढ़ रहा है। और ज़ाहिर है कि ये जब पूरी सिचुएशन बनती है डिफ़ॉल्ट वाली, तो एक आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ता है, चूँकि ज़ाहिर है कि मुल्क में महंगाई बढ़ जाती है, मुल्क में डॉलर्स ख़त्म हो जाते हैं। जब डॉलर्स ख़त्म हो जाते हैं तो बहुत तक बैंक्स के पास कैश की कमी होने लगती है, चूँकि दौर ऐसा हो रहा होता है कि लोग जो अपना पैसा है उसको, अच्छा सबसे पहले लोगों को करना चाहिए, चलें पहले मैं आपको ना करना लोगों को क्या चाहिए, एक आम आदमी को उस वक्त ये करना चाहिए जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाए कि जितना भी आपके पास पैसा है उसको अगर आप बैंक में रखे रहेंगे तो डिफ़ॉल्ट में सबसे पहले डॉलर की प्राइस ऊपर जाती है। क्यों जाती है? क्योंकि रुपए की दरअसल प्राइस नीचे गिरती है। तो आपके उस रुपए की प्राइस गिरती रहेगी। बिलफ़र्ज़ आपने 5 लाख या 10 लाख रुपए अगर बैंक में रखे हुए हैं और डॉलर की प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, तो आपका वो कैश कम हो रहा है बहुत तेज़ी के साथ। तो या तो और उस वक्त आप डॉलर्स में उसको कन्वर्ट कर नहीं सकते, चूँकि डॉलर्स की मुल्क में शॉर्टेज होती है। तो सबसे पहला कदम ये उठाना चाहिए हर एक आम आदमी को कि अपने अमाउंट को वो कन्वर्ट कर ले गोल्ड में। वो एक इस डिफ़ॉल्ट के दौर में एक सेफ़ स्टेप होता है, चूँकि गोल्ड की कीमत भी डॉलर की तरह इस डिफ़ॉल्ट के पीरियड में ऊपर जा रही होती है। तो अगर वो आपके 5 या 10 लाख रुपए हैं, जो रुपए की कदर गिरने की वजह से वो आधे हो जाएंगे या आधे से थोड़े ज़्यादा रहेंगे, तो वो अगर आप गोल्ड में कन्वर्ट कर लेंगे, उसकी जब उसकी मार्केट वैल्यू, उसके रेट ऊपर जाएंगे, तो जब डिफ़ॉल्ट के दौर गुजारने के बाद आप उसको दोबारा अपने पैसों में कन्वर्ट करेंगे, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है और उस नुकसान से आप बच सकते हैं जो कि आपको डिफ़ॉल्ट की सूरत में पैसे की डीवैल्यूएशन की सूरत में उठाना पड़ सकता है। अब मुल्क के लिए ये तो आपका अपना कदम हो गया जो आपकी अपनी ज़ात के लिए। मुल्क के लिए आपको क्या करना चाहिए? मुल्क के लिए आपको ये करना चाहिए कि जो आप और हम सब इम्पोर्टेड चीज़ें ख़रीदते हैं, जिसमें बहुत सारी प्रोडक्ट्स होती हैं, जिसमें शैम्पूज़ हो सकते हैं, जिसमें सोप्स होते हैं, जिसमें टूथपेस्ट होते हैं, जिसमें शेविंग जेल्स होते हैं और बहुत सारी मतलब अब तो खाने पीने की चीज़ें भी लोग इम्पोर्टेड यूज़ करते हैं। तो जब आप इम्पोर्टेड चीज़ें ख़रीदते हैं तो आपको वो ख़रीदने के लिए डॉलर्स की ज़रूरत पड़ती है और डॉलर्स आपके मुल्क से बाहर जाते हैं। अगर आप मेड इन पाकिस्तान की बनी हुई चीज़ें ख़रीदेंगे और उन्हीं को इस्तेमाल करेंगे, तो आपके मुल्क में ही वो ज़र मुबादला रहेगा। और ये वजह है जो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ईरान क्यों सर्वाइव कर रहा है, चूँकि ईरान के लोग मेड इन ईरान की चीज़ों पर इन्हिसार करते हैं। ईरान की बनी हुई चीज़ें ना सिर्फ वो ख़ुद इस्तेमाल करते हैं, बल्कि वो चीज़ें अब आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में वो भेज रहे हैं, उससे वो सर्वाइव कर रहे हैं, जबकि बहुत सारी पाबंदियाँ ईरान पर लगी हुई हैं इसके बावजूद। तो ये वो फार्मूला है किसी भी मुल्क के तरक्की करने का कि आप को अगर तरक्की करनी है तो अपने मुल्क की बनाई हुई चीज़ें, इस डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन में अगर आपको सर्वाइव करना है तो अपने मुल्क की बनाई हुई चीज़ों को आपको इस्तेमाल करना होगा, सपोर्ट करना पड़ेगा। शायद मयार का फ़र्क हो सकता है, लेकिन जब आप ट्रस्ट करेंगे, जब यहाँ की कंपनीज़ रेवेन्यूज़ कमाएंगी, तो वो उस मयार को शायद मीट कर सकें जो कि इंटरनेशनल लेवल की या इम्पोर्टेड चीज़ों में आपको नज़र आता है। तो अब ज़ाहिर है कि हालात एक आम आदमी के लिए इसलिए बहुत ख़तरनाक और भयानक हो सकते हैं कि बैंक्स में अगर पैसा ख़त्म हो जाए, अगर आपके पैसों की वैल्यू गिरने लगे बहुत तेज़ी के साथ, तो ज़ाहिर है कि एक तो पहली महंगाई इतनी है और आपके हाथ में जो रकम है वो भी हर गुज़रते वक्त के साथ कम होती जाएगी, हर दिन उसमें कमी आती जाएगी। तो आप सोचें कि आप
कितना नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। आपके पास लाखों रुपए भी होंगे तो वो शायद थोड़े दिन में हज़ारों के बराबर रह जाएँगे। तो इस नुकसान से बचने के लिए पहले से तैयारी करके रखें। पहले से आप डॉलर्स ना खरीदें। डॉलर्स इस वक़्त कोई शख़्स ज़ख़ीरा करने की कोशिश ना करे। वैसे तो मार्केट में मिल भी नहीं रहे, मिल भी रहे हैं तो बहुत महँगे मिल रहे हैं। चूँकि डॉलर्स अगर हम लोग ख़रीद के, ये लोगों ने ज़ख़ीरा ही किए हुए हैं, बड़े-बड़े सियासतदानों ने, बड़े-बड़े बिज़नेसमैन ने, जो कि इस वक़्त बड़े-बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने, जो कि इस वक़्त मुल्क को ये हालात देखने पड़ रहे हैं। तो बहरहाल एक आम आदमी उनके नक्शे कदम पर चलते हुए डॉलर के पीछे ना भागे, बल्कि आप गोल्ड की सूरत में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने पैसा अपने बैंक्स में छोड़ दिया इसी तरह, तो कुछ टाइम गुजरने के बाद ये डॉलर अगर 280, 290 या 300 तक पहुंच गया, तो आप सोचें कि आपके पैसे में 30 से 35% की कमी आ जाएगी। यानी आपके 10 लाख रुपए अगर रखे हुए हैं तो वो 6.5 पौने 7 लाख रुपए रह जाएंगे, और अगर आपके 5 लाख रुपए रखे हुए हैं तो वो तकरीबन वो 3 लाख, 3.5 लाख रुपए रह जाएंगे। तो ऐसी सिचुएशन आने से पहले ही जो स्टेप आपको लेना है लीजिए, और फिर आखिर में पछतावे के अलावा कोई बात रह नहीं जाती। हम दुआ करते हैं कि हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ ना जाए, लेकिन जो हालात हैं और कुछ जो माहिरीन हैं वो यही बता रहे हैं कि टेक्निकली तो इस वक्त ये मुल्क डिफ़ॉल्ट कर चुका है। पोर्ट पर कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त आप देख रहे हैं कि कंटेनर्स मौजूद हैं, लेकिन खाने पीने की चीज़ों की भी पेमेंट करने के इस वक्त पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। आने वाली वीडियोज़ में आपको इससे मुतालिक मज़ीद भी मैं अपडेट करता रहूँगा। चैनल पर नहीं है तो आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी और बर वक्त पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।